Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum स्टूडेंट्स. माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक का चैप्टर नंबर जो 1 है उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है. आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और उसमें हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस है, हमने उसको फिल आउट कैसे करना है. और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, हमने उसमें से बेस्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कैसे करनी है. तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग. आज हम इसकी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे और उसमें नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स. कि स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है और हमने ब्लैंक स्पेस को फिल आउट करना है अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ. तो आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इसको कैसे फिल आउट करना है. नंबर 1, the set of instructions given to the computer to solve a problem is called dash. ये एक डेफिनेशन है. आपको अंदाजा हो रहा है कि क्या किस चीज की ये डेफिनेशन हो सकती है. The set of instructions mean set of instructions given to the computer. set of instructions कंप्यूटर को दी जाती है to solve a problem. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब किस चीज को आप ये नाम देते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक ही चीज है, कंप्यूटर जो प्रोग्राम आपका होता है उसको हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं और ये कहा जाता है कंप्यूटर ने क्या परफॉर्म करना है. तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम. या कंप्यूटर प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं या सिंपल इसको आप प्रोग्राम भी लिख सकते हैं. यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम. नंबर 2, the set of rules for writing programs in a programming language is known as dash of a language. अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, पूछा क्या गया set of rules for writing programs. प्रोग्राम्स लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हम डिफाइन करते हैं जो रिलेटेड किससे होते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ. जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज करें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जो है वो आपके सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो रिलेट कर रहे होते हैं. उसको हम क्या कह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स उसको हम बेसिकली सिंटैक्स का नाम देते हैं. सो द सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स ऑफ ए लैंग्वेज. तो यहां पे आप मेंशन करेंगे सिंटैक्स. बेसिकली सिंटैक्स आपके ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं वो होते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड जो है वो लिखते हैं. नंबर 3 के ऊपर फ्लोचार्ट इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. सिंपल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम बहुत ज्यादा इसको रिपीट भी कर चुके हैं. तो फ्लोचार्ट बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की. तो यहां पे आंसर में आपका आएगा पिक्टोरियल. पिक्टोरियल. सो फ्लोचार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी, जब भी आप स्टेटमेंट को रीड करें उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें कि आपके जो चैप्टर है उसमें से किस टॉपिक में से ये स्टेटमेंट ली गई है. फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे उन कॉन्सेप्ट को जहन में लेके आए और आंसर लिखें. तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, अदरवाइज आंसर के गलत होने के चांस ज्यादा होंगे. अब यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट की बात है, इसका मतलब है कि जो हमने चैप्टर के अंदर फ्लो चार्ट के बारे में टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के अंदर इसका आंसर जो है वो मौजूद होगा. तो वहां से आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं. अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और उसके अगेंस्ट हमारे पास कौन सी ब्लैंक स्पेस गिवन है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. नंबर 4, एन एल्गोरिथम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम इन डैश नंबर ऑफ स्टेप्स. अब एल्गोरिथम की डेफिनेशन बेसिकली आपसे यहां पूछी गई है, उसको आपने कंप्लीट करना है. एन एल्गोरिथम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम इन डैश नंबर ऑफ स्टेप्स. आपको ये तो पता है कि एल्गोरिथम जो नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर लिखा जाता है, लेकिन एक कीवर्ड हमने ऐड किया था और वो कीवर्ड क्या था, फाइनाइट का. कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर आपको जो एल्गोरिथम वो लिखा जाता है, इनफाइनाइट नंबर के अंदर नहीं लिखा जाता. तो यहां पे आपका आंसर आएगा फाइनाइट. फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. नंबर 5, ड्यूरिंग डैश अ प्रॉब्लम इज डीकंपोज्ड इनटू मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स. अब अगेन इसको आप अंडरस्टैंड करें, इसको पढ़ें स्टेटमेंट को और ये देखेंगे स्टेटमेंट आपके जो चैप्टर है उसमें किस टॉपिक से ली गई है. तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमने स्टेप्स किए थे उन स्टेप्स के अंदर हमने किए थे एनालाइज द प्रॉब्लम. कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना.
उसमें हमने देखा था कि हम जो प्रॉब्लम हमारे पास होती है उसको हम डीकम्पोज कर लेते हैं किसमें, सब प्रॉब्लम्स के अंदर, और फिर उसका हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग एनालिसिस अ प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इनटू मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स। सो ड्यूरिंग analysis a problem is decomposed into multiple sub problems. Number 6, debugging is a process of finding and removing dash in a program. अब debugging का वर्ड आपको पता है, debugging की डेफिनेशन क्या है। अब ये बात यहाँ से आपको एक अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि आपके मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, तो डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। मैंने अगेन आपको बताया था कि डेफिनेशन को याद करने का तरीका ये है कि आप कीवर्ड्स को याद रखें, कीवर्ड्स आप याद रखें और फिर सेंटेंस खुद आप क्रिएट करें। कॉन्सेप्ट जो बेसिक है उसको माइंड में सिर्फ रखें और सेंटेंस आप खुद से बनाएं ताकि आपको अच्छी तरह जो डेफिनेशन याद हो जाए। अब डीबगिंग की डेफिनेशन क्या थी? डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग डैश इन ए प्रोग्राम। तो किस काम के लिए डीबगिंग का प्रोसेस यूज होता है? ये बेसिकली एरर्स को फाइंड और रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे एरर्स। So debugging is the process of finding and removing errors in a program. Number 7, program dash refers to the installation of program in user environment. अब स्टेप्स को याद करें, जो हमने स्टेप्स किए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम देखी थी। तो इसका ये मतलब है कि इंस्टॉलेशन का मतलब है कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अगेन आप स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह पढ़ें, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि आपने चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स पढ़े थे वो क्या थे, तो तब आप अप्रोप्रिएट जो कीवर्ड है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन आपका यहाँ पे आंसर आएगा, इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रेफर्स टू द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम इन यूजर एनवायरनमेंट। Number 8, occurrence of a dash error crashes a program. अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखना है कि एरर्स की बात हुई है, किसी एरर की बात हुई है कि ऐसा एरर जो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देता है। अब ये देखें कि आपने टॉपिक के अंदर एरर्स के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन ली थी। हमने 3 टाइप्स के एरर्स जो पढ़े थे, एक एरर था सिंटैक्स एरर, एक था हमारा लॉजिकल एरर और एक था रन टाइम एरर। अब आपको तीनों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि तीनों एरर्स क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्रैश कौन सा एरर करता है? बेसिकली वो आपका रन टाइम जो एरर होता है वो क्रैश करता है। सिंटैक्स एरर ये काम नहीं करता, लॉजिकल एरर ये काम नहीं करता, लेकिन आपका जो रन टाइम एरर है वो इनफैक्ट क्या करता है, वो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो तब वो एरर फाइंड होता है और उसके साथ ही आपका एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम की वो स्टॉप हो जाती है। तो रन टाइम जो आपका एरर है वो बेसिकली क्रैश करता है प्रोग्राम को। सो रन टाइम एरर, तो ये बात याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपने स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह समझना है। स्टेटमेंट को समझने के बाद पॉसिबल है कि आपको स्टेटमेंट्स के अंदर से ही आंसर मिल जाए, या आंसर का हिंट आपको जरूर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस एरिया से ये क्वेश्चन लिया गया, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया। फिर उस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे, आपने सुने थे, आपने पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप अप्रोप्रिएट जो कीवर्ड है उसको यूज करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स सेकंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर्स। स्टेटमेंट गिवन है आपको, उसके अगेंस्ट आपके पास 4 चॉइसेस अवेलेबल है। आपने बेस्ट चॉइस है वो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी आपकी बेस्ट चॉइस है। सो लेट्स सी फर्स्ट वन, बेसिक इज अ ए हाई लेवल लैंग्वेज, बी लो लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, डी मशीन लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स बेसिक एक लैंग्वेज है जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर बात करेंगे इसकी, और आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि बेसिक लैंग्वेज कैसे काम करती है। अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि इनफैक्ट बेसिक लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है। मैं थोड़ा सा इसका आइडिया आपको दे देता हूँ। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है डायरेक्टली, मशीन को किसी और में कन्वर्ट उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हुआ है तो आपके जो मशीन्स मीन कंप्यूटर्स को उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर, ताकि आपकी मशीन्स या कंप्यूटर्स उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरह आपकी असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, और असेंबली लैंग्वेज भी इनफैक्ट कन्वर्ट करती है प्रोग्राम को, उसके अंदर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता है जिसको असेंबलर का नाम देते हैं, वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। बेसिकली आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है,
क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है ह्यूमंस के साथ। हम लोग इंग्लिश के कीवर्ड्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी इंग्लिश कीवर्ड तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली लो लेवल पे जाके काम करते हैं, आप हाई लेवल पे काम नहीं करते। हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी बेसिक है, आपकी सी लैंग्वेज है, आपकी C++ लैंग्वेज है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कि बेसिक इज दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बेसिक से रिलेटेड ही है और हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे भी। नंबर 2, हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर फॉर ए प्रॉब्लम। एक सिंपल प्रॉब्लम है आपके पास और आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके कितने जो है वो सोल्यूशन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, सोल्यूशन आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो आप सोल्यूशंस के 1 2 3 आप निकाल सकते हैं। किसी और पर्सन से आप पूछेंगे वो उससे ज़्यादा सोल्यूशन भी निकाल सकता है, और किसी तीसरे पर्सन से पूछेंगे वो हो सकता है उससे भी ज़्यादा जो है वो सोल्यूशन निकाल दे। तो इसका ये मतलब है कि हम 1 2 और 3 तो कह नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है, उसके जो पॉसिबल सोल्यूशंस है वो मल्टीपल हो सकते हैं, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मल्टीपल में आपके जो है 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो सकते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको जो बेस्ट चॉइस होगी वो मल्टीपल है। और हमने बात की थी कि हम चूज द करेक्ट आंसर के अंदर जो स्टेटमेंट होती है उसके अगेंस्ट चॉइसेस में से बेस्ट जो चॉइस होती है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो आपकी इस केस में बेस्ट चॉइस जो है वो मल्टीपल, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसका एक ही सोल्यूशन होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं, किसी के 3 सोल्यूशन हो सकते हैं, किसी के 4 सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं तो उसके अंदर सारा कुछ जो है वो लाई करता है। तो इसलिए बेस्ट जो आंसर है आपने उसको हमेशा सिलेक्ट करना है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ और हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो देखते हैं कि उसमें से बेस्ट ऑप्शन हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू। अब प्रोग्राम को अपग्रेड करना जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है। नंबर ए, प्रोग्राम एनहांसमेंट, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़े प्रोग्राम अपग्रेडेशन के अपग्रेड करना है आपने प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम अपग्रेडेशन बेसिकली जो है वो वर्ड रिलेट कर रहा है आपका इन्हांसमेंट के साथ। अपग्रेडेशन और इन्हांसमेंट यही है कि आप किसी चीज़ को जो है वो बेहतर कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका इस केस के अंदर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। मीन प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू प्रोग्राम इन्हांसमेंट। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स। कुछ टास्क यहां पे मेंशन है, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से जो टास्क है वो आपके मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स जो परफॉर्म करते हैं। ये चीज आपने यहां से चेक करके बतानी है। फर्स्ट वन इज इनपुट। और स्टूडेंट्स, आपको पता है एल्गोरिथम जो है वो इनपुट लेते हैं। उसके बाद बी आउटपुट, वो आउटपुट प्रोवाइड भी करते हैं। सी इज प्रोसेसिंग, आपके एल्गोरिथम प्रोसेसिंग भी करते हैं, प्रोसेसिंग का स्टेप भी उनके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब है कि जो डी आपका आंसर है, ऑल ऑफ दीज आपका ये आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन से आपको एक चीज आइडेंटिफाई होती है कि आपने कभी भी सिर्फ पहला आंसर देख के अगर वही आपको सही लगता है तो उसको सिलेक्ट नहीं करना। आपने चारों ऑप्शंस को रीड करना है और उसमें से फिर आपने जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। इस केस के अंदर अगर आप पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करके आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि इस केस के अंदर आपका ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो डी है उसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब है कि ए बी सी तीनों आपके जो दुरुस्त हैं। तो इस केस में आपका डी ऑप्शन जो है वो आंसर सही होगा। आप ए बी सी में से कोई अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो चारों ऑप्शंस को आपने एक दफा रीड जरूर करना है ताकि आपको गलती का चांस आपसे कम हो। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नंबर 5, टाइपोग्राफिकल एरर्स इन बेसिक स्टेटमेंट्स आर। बेसिक के अंदर आप जो टाइपोग्राफिकल एरर्स करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं। नंबर ए, रन टाइम एरर्स, बी, लॉजिकल एरर्स, सी, सिंटैक्स एरर्स और डी, एग्जीक्यूशन एरर्स। आपको याद है कि हमने एरर्स के बारे में बात की थी कि टाइपोग्राफिकल एरर्स या ग्रामेटिकल जो एरर्स होते हैं वो आपके किस एरर के अंदर आते हैं, वो इनफैक्ट सिंटैक्स एरर के अंदर लाई करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। तो आपका इस केस में आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, सिंटैक्स एरर। नंबर 6, द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट्स द इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, प्रोसेसिंग, रिमार्क्स। पहले तो ये चीज आप देखिए कि डायमंड सिंबल जो सिंबल है वो किस चीज में यूज करने के लिए वो कह रहे हैं। इनफैक्ट हमने फ्लो चार्ट्स के अंदर डायमंड सिंबल यूज किया था। अब डायमंड सिंबल फ्लो चार्ट के अंदर यूज होता है तो किस काम के लिए यूज होता है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया हो जाना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है।
इनपुट आउटपुट के लिए आपका डायमंड सिंबल यूज नहीं होता, प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं होता और रिमार्क्स के लिए भी यूज नहीं होता। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए जो डायमंड सिंबल है आपका वो यूज होता है। नंबर 7, डिवीजन बाय जीरो इज सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, नॉट एन एरर। एरर्स के अंदर अगेन आपका एरर का टॉपिक अपने माइंड में लेके आए, वो लेक्चर जेन में लेके आए, तो वहां पे हमने एक एग्जांपल की थी कि अगर आप किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं जीरो से तो प्रोग्राम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। और एग्जीक्यूशन स्टॉप होने का मतलब ये है कि आपका रन टाइम एरर होता है, वो ना तो सिंटैक्स एरर होगा ना लॉजिकल एरर होगा, उसको हम रन टाइम एरर का नाम देते हैं। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज रन टाइम एरर, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स यहां से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसका एरिया आइडेंटिफाई करें, टॉपिक आइडेंटिफाई करें कि चैप्टर के अंदर हमने कहां पे ये टॉपिक पढ़ा था, स्टडी किया था, और फिर आप उन कॉन्सेप्ट को ज़हन में लेके जो आपने पढ़े थे और सुने थे, उन कॉन्सेप्ट की बेस पे आप जो बेस्ट आंसर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास और कौन से स्टेटमेंट्स अवेलेबल है और उनके अगेंस्ट हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद है उसमें से हम बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी। Number 8. Which of the following document describes various features of the software and the way it is used? Again, हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स किए थे उसके अंदर हमारे पास एक स्टेप ऐसा था जिसके अंदर ये मेंशन हमने किया था। अब वो क्या चीज़ है, दोबारा एक दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़िए। एक बात याद रखिए, अगर स्टेटमेंट आपको पहली दफ़ा में समझ ना आए तो उसको एक दफ़ा फिर पढ़ें, बजाय इसके कि आप कोई भी आंसर बगैर किसी वजह के उसको सर्कल कर दें, एक दफ़ा स्टेटमेंट और पढ़ें। हो सकता है 2 या 3 दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ने से आपको उसका आंसर जो है वो सही तरह से याद आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब वेरियस फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इट इज़ यूज्ड। अगर आप लास्ट सेंटेंस को देखें, द वे इट इज़ यूज्ड, कि सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कैसे करते हैं, तो यूज़ से आपको एक हिंट मिलता है कि यूज़र मैनुअल, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप से वहाँ पे देखा था कि यूज़र मैनुअल भी आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बनाते हैं। यूज़र मैनुअल क्या करता है कि आपके जो यूज़र है जिन्होंने यूज़ करना है वो सॉफ्टवेयर, वो लोग उसको यूज़ करते हैं, यूज़र मैनुअल के थ्रू जो है वो हेल्प लेते हैं और वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द वे इट इज़ यूज्ड, इसको आप हिंट के तौर पे लें और इसको मैप करें आप यूज़र मैनुअल के साथ। तो अब देखते हैं ऑप्शंस के अंदर हमारे पास यूज़र गाइड या यूज़र मैनुअल आंसर मौजूद है या नहीं है। ए ऑप्शन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, सी यूज़र मैनुअल, डी एल्गोरिथम। तो हमने बात की थी ये यूज़र मैनुअल है जिसके अंदर आपको जो है ये बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। तो ये बात याद रखिएगा। नंबर 9, एल्गोरिथम इज ए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट, यूज़र गाइड। एल्गोरिथम सिंपल आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो हमारे स्टेप्स थे वहाँ पे हमने एल्गोरिथम कहाँ पे यूज़ किया था, जब हम डिज़ाइन करते हैं, जब हमने पेपर के ऊपर डिज़ाइन करना है तब हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं। उसमें से एक मेथड हमारा है एल्गोरिथम का, दूसरा मेथड हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हमने इन 2 मेथड्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। तो इसका मतलब आपके जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे इस केस में। नंबर 10, द टेक्निक डिवाइड एंड कंकर इज यूज टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लार्ज प्रॉब्लम्स, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। डिवाइड एंड कंकर क्या करती है, आपकी एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन सब प्रॉब्लम्स का जो आप सोल्यूशन निकाल के उसको बाद में ऑल टुगेदर आप जो इकट्ठा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली डिवाइड एंड कंकर आप लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और बहुत कॉम्प्लेक्स है तब आप डिवाइड एंड कंकर रूल को यूज़ करते हैं, अदरवाइज अगर आपकी सिंपल प्रॉब्लम है तो आप उसको यूज़ नहीं करते, और अगर सिर्फ लार्ज प्रॉब्लम है तब भी आप इसको प्रेफर नहीं करते। मैं प्रेफर की बात कर रहा हूँ, यूज़ आप कर सकते हैं लेकिन प्रेफर नहीं करते। सिर्फ अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तब भी आप इसको प्रेफर नहीं करते, लेकिन अगर लार्ज भी है और कॉम्प्लेक्स भी है तब आप इसको लाजमी यूज़ करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। अब इस केस में आपका लार्ज प्रॉब्लम भी आंसर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमने बेस्ट आंसर जो है वो चूज करना होता है। तो बेस्ट आंसर आपका इस केस में ऑप्शन डी है, दैट इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमने सबसे पहले नंबर 1 पे देखा फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। आज फिल इन द ब्लैंक्स है कि आपको स्टेटमेंट एक गिवन है और उसके साथ आपको एक ब्लैंक स्पेस गिवन होती है, आपने उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो है वो एंटर करना होता है।
उसके लिए टेक्निक ये आप यूज़ करें, आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद ये देखें कि स्टेटमेंट के अंदर से आपको आंसर का हिंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कई दफ़ा आपको आंसर भी अंदर से मिल जाता है स्टेटमेंट के, अगर नहीं मिल रहा तो आइडेंटिफाई करें कि किस एरिया से ये स्टेटमेंट ली गई है, फिर उस एरिया के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उन कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके आएँ और फिर आप आंसर लिखें तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड हमने एक्सरसाइज देखी वो ये थी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से हमने बेस्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपने जब भी आंसर लिखना है आपने चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह रीड करना है, उसके बाद आपने बेस्ट आंसर जो सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला जो आंसर है आपको लगा कि वो सही है तो आपने उसी को यूज़ कर लिया और उसी को आपने आंसर में दे दिया। पॉसिबल है कि आपका जो फोर्थ वाला आंसर था वो सही हो, जिस तरह हमने 2 क्वेश्चंस के अंदर यहाँ देखा भी है। तो इस तरह आप कंप्लीट जो आपके 4 की 4 आपके जो ऑप्शंस है उनको आपने रीड करना है, अच्छी तरह समझना है और फिर आपने आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।